हे एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री इन डिटेल, जहाँ केमिस्ट्री स्टडी करते हैं डिटेल में। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन इससे पहले कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्टडी करें, हमें सबसे पहले स्टडी करना होगा लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन आपने ये पढ़ा था इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में। कोई भी रिएक्शन में होता क्या है, A प्लस बी दे आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू C प्लस डी। शुरुआत में A लेंगे 100, B लेंगे 100। रिएक्शन शुरू होने की है तो प्रोडक्ट रहेंगे 0। जैसे ही रिएक्शन शुरू हुई, रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी कम कम होना शुरू हो जाएगी और प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। फाइनली प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी हो गई 60, C बन गया 60, D बन गया 60। तो A और B कितने बच गए? 100 माइनस 60, तो ये बच जाएंगे 40। तो ये जो 40 इस समय पे बचे हुए हैं, 40% रिमेनिंग क्वांटिटी, इसे कहा जाता है एक्टिव मास। एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स। किसको? ये 40% को कहा जाएगा एक्टिव मास। फिर इक्विलिब्रियम में होता क्या है कि जहां पर ये 60 बन गए, उसके आगे क्वांटिटी बढ़ ही नहीं रही है। ये 60 में से 5 मॉलिक्यूल्स इसके, 5 मॉलिक्यूल इसके दोबारा आपस में रिएक्ट होंगे और रिएक्टेंट बनाएंगे। एट द सेम टाइम दूसरे 5 मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के आपस में रिएक्ट होंगे और ये 60 बनाएंगे। मतलब आधे घंटे बाद ये 60 के 60 ही रहेंगे, आधे घंटे बाद ये 40 के 40 ही रहेंगे। आपस में उनका इंटर कन्वर्जन शुरू रहेगा, लेकिन रेशियो जो है वो चेंज होगा। क्या? जैसे रेशियो यहां पर 40-40 और 60-60 का है, तो वो रेशियो चेंज नहीं होता इक्विलिब्रियम। तो जो आधी अधूरी रिएक्शंस है, जहां पे रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होती, उन्हें हम स्टडी करते हैं इक्विलिब्रियम में। लेकिन केमिकल काइनेटिक्स में हम जनरली वो रिएक्शन स्टडी करेंगे जो 100% कंप्लीट होती है। केमिकल काइनेटिक्स में क्या होगा? ये 100 के पूरे बन जाएंगे 0, ये बन जाएंगे 0, ये बन जाएंगे 100, ये भी बन जाएंगे 100। तो रिएक्टेंट्स पूरे खत्म हो जाएंगे और उन्हीं रिएक्टेंट से 100% प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, the rate of reaction is directly proportional to concentration of reactants. Molar concentration of reactants with their stoichiometric terms raised to their power. In a balanced chemical equation.
जैसे एग्जाम्पल के तौर पर A प्लस बी विल गिव C प्लस डी। तो A की क्वांटिटी है, समझ लीजिए स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो स्मॉल ए, B रिएक्टेंट है, इसका स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो स्मॉल बी, C प्रोडक्ट है, स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो स्मॉल सी, D भी प्रोडक्ट है, स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो स्मॉल डी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B with their stoichiometric terms raised to their power। तो A to the power A और ये B स्क्वायर ब्रैकेट में टू द पावर स्मॉल b। तो रेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कुछ तो भी कांस्टेंट आएगा, बाकी टर्म जैसे कि वैसे। तो K इज रेट कांस्टेंट। ओके, अब यहां पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यहां हम सिर्फ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई किया है लेकिन इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन को अप्लाई नहीं किया, फॉरवर्ड डायरेक्शन वाली रिएक्शन है। यहां पे हमने रिवर्सिबल एरो का इस्तेमाल नहीं किया, ये वाला एरो जो इक्विलिब्रियम में इस्तेमाल करते थे, यहां पे हमने फॉरवर्ड एरो का इस्तेमाल किया। मतलब एक बार रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट बन गए, दोबारा प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट होकर रिएक्टेंट नहीं बनेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन। K is rate constant। तो हाउ वी विल डिफाइन rate constant? If molar concentration of A is equals to 1 molar and molar concentration of B is equals to 1 molar। तो इसकी भी वैल्यू 1 है, इसकी भी वैल्यू 1 है, तो रेट विल बी इक्वल टू K, रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट। तो हाउ वी विल डिफाइन रेट कांस्टेंट? रेट कांस्टेंट इज नथिंग बट रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज यूनिटी। यूनिटी मतलब एक मोलर। दोबारा, what is rate constant? Rate constant is nothing but rate of reaction when molar concentration of reactants is unity। यहां तक सेव करेंगे, फिर आगे का बताता हूं। हो गया? चलिए अब देखेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन। What is rate law expression? अभी हमने देखा था लॉ ऑफ मास एक्शन, तो क्यों जरूरत पड़ी रेट लॉ एक्सप्रेशन की? जब लिखूंगा और एग्जांपल दूंगा आपको क्लियर हो जाएगा। स्टे विथ मी। द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन which denotes the rate of reaction in terms of molar concentration of reactants with some power
raised to concentration terms which may or may not be equal to be equal to stoichiometric coefficient terms. क्या बोल रहा है रेट लॉ एक्सप्रेशन? द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच डिनोट्स द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विथ सम पावर रेज टू कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू द स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट टर्म्स. जैसे कंसिडर अ रिएक्शन a प्लस बी कन्वर्ट्स टू c प्लस डी. स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो वही रहेंगे, a का स्मॉल a, रिएक्टेंट b का स्मॉल b, प्रोडक्ट c का स्मॉल c, प्रोडक्ट d का स्मॉल d. अब इस रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से इसका रेट क्या होना चाहिए? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी. ये जो स्टाइक्योमेट्रिक टर्म है यहां पावर में चली जाएगी और बी की स्टाइक्योमेट्रिक टर्म पावर में चली जाएगी. ये किसके हिसाब से? लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से. तो रेट इज इक्वल्स टू के इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर स्मॉल बी. लेकिन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नो डाउट मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी. लेकिन यहां पे स्टाइक्योमेट्रिक टर्म्स कॉन्सेंट्रेशन के पावर में चले गए. यहां पर जो पावर में रहेंगे वो ए और बी नहीं, वो रहेंगे एक्स एंड वाई. तो एक्स और वाई, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्मॉल ए एंड स्मॉल बी रिस्पेक्टिवली. तो हमने किसकी बात मानना? लॉ ऑफ मास एक्शन की या रेट लॉ एक्सप्रेशन की? तो लॉ ऑफ मास एक्शन की बात मानेंगे हम इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में, लेकिन केमिकल काइनेटिक्स में हम बात मानेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन की. क्यों? क्योंकि रेट लॉ एक्सप्रेशन जो है, ये जो टर्म x और y है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यूज है. हम स्टाइक्योमेट्रिक टर्म पर भरोसा करके रेट ऑफ रिएक्शन हर बार फाइंड आउट नहीं कर सकते. जब इसका एग्जाम्पल दूंगा आपको क्लियर हो जाएगा. तो रेट इज इक्वल्स टू के इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर वाई. ओके, चलिए. एक्स एंड वाई मे और may not be equal to small a and small b respectively. respectively का मतलब इज्जत से, इज्जत से नहीं, मतलब x का कंपैरिजन स्मॉल a के साथ, स्मॉल y का कंपैरिजन स्मॉल b के साथ. ऐसा नहीं कि स्मॉल x का कंपैरिजन तुम स्मॉल b के साथ करोगे और स्मॉल y का कंपैरिजन स्मॉल a के साथ. ऐसा नहीं. जो a की जो पावर है दोनों की कंपेयर करो, b की जो पावर है वो b के साथ कंपेयर करो. ठीक है, ओके, ठीक है. यहां तक सेव कर लेंगे, फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है शुरू कर सकते हैं. ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए.
अब एग्जाम्पल के तौर पर ट्वाइस NO2 गैस अवस्था में प्लस F2 फ्लोरीन गैस की अवस्था में, यहां पर बनेगा ट्वाइस NO2F। ओके, इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल्स टू, अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन नहीं लगा रहा हूं, डायरेक्ट इक्वल टू का लिखा है, K इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 टू द पावर 2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F2 टू द पावर 1। कुछ नहीं है पावर में, इसका मतलब पावर में 1 है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट विल बी इक्वल टू K मतलब रेट कांस्टेंट इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F2। पावर में यहां पर 1 ही लगेगा। क्यों 1 लगेगा? क्योंकि रेट लॉ के हिसाब से ये जो इक्वेशन है, इनके जो पावर की टर्म्स है, NO2 कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1, F2 कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। ये सिर्फ बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखो और मोलर कॉन्सेंट्रेशन की टर्म को, स्टाइकियोमेट्रिक टर्म को कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में डालो, सिर्फ इक्विलिब्रियम के लिए अवेलेबल होगा, एप्लीकेबल होगा। केमिकल काइनेटिक्स के लिए हम रेट लॉ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि रेट लॉ एक्सप्रेशन जो मैथमेटिकल टर्म है, जो पावर में जाती है, वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यूज है। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। वही देखा हमने जो यहां पर देखा था, लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से a टू द पावर स्मॉल a, b टू द पावर स्मॉल b, ये तो स्टाइकियोमेट्रिक टर्म्स ऊपर चढ़ गई थी, लेकिन यहां पर रेट लॉ के हिसाब से मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a टू द पावर स्मॉल x, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b टू द पावर स्मॉल y। अब हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहां से हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जो डेफिनेशन है वो देखते हैं। द सम ऑफ पावर ऑफ concentration terms involved in the rate law expression is called order of reaction. What is order of reaction? The sum of power of concentration terms involved in the rate law expression. मतलब यही रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं, रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो पावर की टर्म है कितनी, कुछ नहीं है मतलब 1, F2 कुछ नहीं है मतलब 1, इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगी? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू मोलर concentration पावर, सम ऑफ पावर ऑफ concentration टर्म्स इन्वॉल्व इन द रेट लॉ। मतलब ये जो पावर में जो चढ़ा हुआ है, दो रिएक्टेंट्स है, उनके जो पावर में चढ़ा हुआ उसका एडिशन कर दो, कितना आया 1 + 1 = 2। तो ये जो रिएक्शन है ट्वाइस NO2 + F2 विल गिव ट्वाइस NO2F. The above reaction is
कितना आया 2, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। टू ऑर्डर रिएक्शन नहीं लिखा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन लिखा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मे बी नहीं, कैन बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वन ऑर्डर नहीं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, और फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल का मतलब, फ्रैक्शनल का मतलब 3/2 एग्जाम्पल के तौर पे, या फिर 1.5। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन भी रह सकती है। अगर रिएक्टेंट 3 है तो हो सकता है रिएक्टेंट 3 है लेकिन वो रिएक्शन जीरो ऑर्डर भी रह सकती है, फर्स्ट ऑर्डर भी रह सकती है, सेकंड ऑर्डर भी रह सकती है, थर्ड ऑर्डर रह सकती है, फ्रैक्शनल भी रह सकती है। फ्रैक्शनल मतलब 1.5, 2.5, पौने 3, 3.5 ऐसा। तो फ्रैक्शनल इज इक्वल्स टू 1.5। इसको हम लिखेंगे 1.5 और 2.5, ऐसे भी रेट ऑफ रिएक्शन रह सकते हैं। तो कौन सी रिएक्शंस को हम बोलेंगे जीरो ऑर्डर, कौन से रिएक्शन को बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर, कौन सी रिएक्शन को सेकंड, और कौन सी रिएक्शन को फ्रैक्शनल, ये अभी हम देखेंगे। अब यहां पर हमने जो देखा रेट लॉ एक्सप्रेशन के हिसाब से, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, द सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन्वॉल्व्ड इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये तो उसकी डेफिनेशन हो गई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। लेकिन फिर जीरो ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, सेकंड ऑर्डर की क्या होगी, और फ्रैक्शनल ऑर्डर की डेफिनेशन क्या होगी, वो देखेंगे। और उनके इंटीग्रेटेड फॉर्म्स भी हम देखेंगे। सेव करेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए अब हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन और उसके एग्जाम्पल। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, the reaction in which rate of reaction is independent of concentration of reactants. Such reaction is considered as zero order reaction. किसको बोलेंगे हम? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। The reaction in which rate of reaction is independent of concentration of reactants, such reaction is considered as zero order reaction. Example, A is getting converted into product. अब किसी भी रिएक्शन में होता क्या है, रिएक्शन शुरू होने के पहले रिएक्टेंट्स की संख्या 100, प्रोडक्ट की संख्या 0। 100 के हो जाएंगे 90, तो प्रोडक्ट कितने हो जाएंगे? 10। अब ये जो रिमेनिंग 90 है, 90% रिएक्टेंट, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव मास। बराबर, ये मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था। और जैसे जैसे रिएक्शन का स्पीड कम, रिएक्टेंट्स की संख्या कम कम होते जाती है, वैसे वैसे रिएक्शन का स्पीड भी कम होते जाता है। ये पॉइंट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जब हमने स्टडी किया था
एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। वहां पे हमने दो ग्राफ स्टडी किए थे। ग्राफ स्टडी किया था, क्या होता है, इधर था हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वाई एक्सिस पे प्लॉट किया था, एक्स एक्सिस पे हमने प्लॉट किया था टाइम। समय के साथ साथ मान लीजिए किसी रिएक्शन का मतलब ग्राफ है जहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम कम हो रहा है और समय बढ़ते जा रहा है, तो ओवरऑल रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लगा उसको हम बोलते हैं एवरेज रेट। जैसे A कन्वर्ट्स टू B, A कन्वर्ट्स टू प्रोडक्ट। अगर पूरी रिएक्शन 30 मिनट में कंप्लीट हो रही है तो आधी रिएक्शन, हाफ रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा? लॉजिकली कितना लगना चाहिए? 15 मिनट। अगर पूरी रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए 30 मिनट का समय लग रहा है तो एग्जैक्टली हाफ रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए कितना समय लगना चाहिए? 15। इतना लगना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में कितना लगेगा? एक्चुअल में लगेगा हमको 8 से 10 मिनट। 8 से 10 मिनट में एग्जैक्ट आधी रिएक्शन हो जाएगी और बाकी बची हुई आधी रिएक्शन के लिए हमको 20 मिनट से ज्यादा समय लगेगा। लेकिन पूरी रिएक्शन के लिए कितना समय? 30 मिनट। और अगर एग्जैक्टली आधी रिएक्शन के लिए 15 मिनट लगा, इसका मतलब ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए पूरी रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए, मतलब ए अगर हमने 100 लिए, प्रोडक्ट बनेंगे शुरुआत में 0, और जब पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगी तब 100 का हो जाएगा 0, 0 का हो जाएगा 100। तो पूरी रिएक्शन जब तक कंप्लीट होगी, पूरे रिएक्शन के कंप्लीट होने तक रिएक्शन का स्पीड कांस्टेंट रहेगा। मतलब एक ही संख्या आप 100 लो, 200 लो, 300 लो, 500 लो, 600 लो, 1000 लो, एक सेकेंड में अगर एक मॉलिक्यूल रिएक्ट होता है तो उसके अगले सेकेंड में एक मॉलिक्यूल रिएक्ट होगा, उसके अगले सेकेंड में एक मॉलिक्यूल रिएक्ट होगा। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, the rate remains constant throughout the reaction. For zero order reaction, rate of reaction is constant throughout the reaction. चलिए, बाकी रिएक्शंस के लिए कैसा होता था? जैसे जैसे रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी कम कम होते जाती थी, रिएक्शन का स्पीड भी कम कम होता जाता था। एग्जाम्पल जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। अब A लेंगे हम 100, B भी लेंगे हम 100, तो रिएक्शन का स्पीड मान लीजिए अगर आता है 30 मिनट। फिर हमने क्या किया? हम ये पता कर रहे हैं कि रिएक्शन एक्चुअल में जीरो ऑर्डर है या नहीं है। मान के चलिए ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, तो क्या होगा? जो होगा देखेंगे। जब A लिए थे 100, B लिए थे 100, रिएक्शन कंप्लीट हुई 30 मिनट में। A लेंगे 200, B रखेंगे 100 के 100, फिर भी रिएक्शन 30 मिनट में कंप्लीट हुई। फिर B लेंगे 200, A लेंगे 100, फिर भी रिएक्शन कंप्लीट हुई 30 मिनट में। अब क्या करेंगे? A लेंगे 200, B भी लेंगे 200, रिएक्शन का स्पीड गिनेंगे। जब दोनों 100-100 थे, रिएक्शन का टाइम 30 मिनट। जब दोनों 200-200, रिएक्शन का टाइम 60 मिनट्स। समझने की कोशिश कीजिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है। दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट वेज जिसमें मैंने आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन एक्सप्लेन की थी। क्रेडिट गोज टू
माय टीचर, जिन्होंने मुझे बताया था बीएससी एमएससी में। चलिए फिर एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। ट्वाइस NH3 गैस, अमोनिया को गर्म करेंगे 1130 केल्विन तक इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एज कैटलिस्ट। नाइट्रोजन गैस अलग, थ्राइस H2 गैस अलग। रिएक्टेंट की संख्या कितनी है? एक। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में रिएक्टेंट रहता है एक, प्रोडक्ट रहते हैं दो या दो से ज्यादा। इस डिकम्पोजिशन में प्रोडक्ट्स की संख्या है दो। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमेशा रिएक्टेंट की संख्या रहती है एक। तो रिएक्टेंट की संख्या एक रहे फिर भी वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो सकती है। रिएक्टेंट की संख्या दो रहे फिर भी रिएक्शन जीरो ऑर्डर रह सकती है। रिएक्टेंट की संख्या अगर तीन भी रहे तो रिएक्शन जीरो ऑर्डर रह सकती है। ये हो गया। हाँ, यहां स्टाइकियोमेट्रिक रेशियो पे मत जाइए, 2 NH3 लग रहे हैं तो रिएक्टेंट की संख्या 2 हो गई। हाँ, केमिकल कंपाउंड, केमिकल फॉर्मूला तो सेम ही है ना NH3। ओके, तो रिएक्टेंट की क्वांटिटी यहां पर एक ही संख्या, एक ही रिएक्टेंट है। फिर दूसरा एग्जांपल, ये पहला एग्जांपल था। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ HCl गैस इन प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट मतलब ही रेडिएशन। H2 गैस प्लस Cl2 गैस, रेडिएशन सप्लाई करेंगे मतलब H न्यू, यहां पर बनेगा ट्वाइस HCl गैस। ये रिएक्शन का सेटअप कैसा रहता है? ऐसा, एक कंटेनर लेते हैं, उसमें पानी भरा हुआ रहता है और उसके ऊपर एक इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, उल्टी टेस्ट ट्यूब। उस उल्टी टेस्ट ट्यूब में एक मतलब H2 रहता है, हाइड्रोजन गैस एंड Cl2 गैस। रेडिएशन सप्लाई किए जाते हैं, तो जैसे ही रेडिएशन सप्लाई करते हैं वैसे HCl बनते जाता है और जो HCl बनता है वो पानी में गिरना शुरू हो जाता है और हम भी थोड़ा थोड़ा टेस्ट ट्यूब जो है वो पानी में डिप करते जाएंगे, ऊपर से कुछ तो भी सपोर्ट लेके उसको डुबाते चले जाएंगे। तो क्या होगा? HCl बनेगा और पानी में डिजॉल्व हो जाएगा, तो हमको एक्वस HCl मिल जाएगा। एक्वस मतलब पानी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिन लोगों को ये डायग्राम निकालना है निकाल सकते हैं, नहीं भी निकाले तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पर रिएक्टेंट्स कितने हैं? दो, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन। फिर भी रिएक्शन क्या निकली? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, चलिए ये हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद में हम देखेंगे अभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्क्रीनशॉट लेंगे, हो गया। हाँ, ये वाली जो रिएक्शन है ट्वाइस NH3 वाली गैस, यहाँ पर क्या बन रहा है? N2 गैस प्लस थ्राइस H2 गैस। यहाँ एक चीज़ ध्यान देंगे, इसके लिए अगर हम रेट लॉ एक्सप्रेशन के हिसाब से रेट लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? रेट इज इक्वल्स टू K इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 टू द पावर 0, because what is order of reaction? Sum of power of concentration terms involved in the rate law expression। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा है, तो इसके लिए आप खुद होकर लिखेंगे, बिल्कुल आप खुद होकर लिखेंगे, मैंने उसके लिए बताया। दोबारा सेव करेंगे, ये मैं बताना भूल गया था। हो गया? चलिए अब हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फिर उसके बाद में डेफिनेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द रिएक्शन
in which the rate of reaction depends upon the concentration of only one reactant. Such reaction is called first order reaction. What is first order reaction? ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्शन का स्पीड सिर्फ एक रिएक्टेंट की क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। एक रिएक्टेंट की क्वांटिटी, संख्या, कॉन्सेंट्रेशन, तीनों का मतलब एक। फॉर एग्जाम्पल A प्लस बी कन्वर्ट्स टू प्रोडक्ट। तो अगर हमने A लिया 100, B भी लिया 100, तो कितने मिनट में रिएक्शन होगी? मान लीजिए 30 मिनट में। फिर हमने A लिया 200 और B लिया 100, फिर भी रिएक्शन 30 मिनट में कंप्लीट हुई। ओके, मतलब जब एक ही क्वांटिटी बढ़ाई, रिएक्शन की स्पीड पे कोई भी असर नहीं हुआ। तो एक काम करेंगे, अब B की क्वांटिटी बढ़ा के देख लेंगे। B 100 के ले लिए 200, A हमने लिया 100। फिर से रिएक्शन का टाइम गिना। अब इस बार क्या हुआ? रिएक्शन का टाइम 25 मिनट में हो गया, या फिर 20 मिनट पकड़ो। रिएक्शन का टाइम कितने? मान लो 20 मिनट में हो गया। ओके, तो जब B की संख्या बढ़ाई, B का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के बाद में रिएक्शन का स्पीड भी बढ़ गया। टाइम कम मतलब स्पीड ज्यादा, टाइम ज्यादा मतलब स्पीड कम। तो टाइम कम हो गया, इसका मतलब रिएक्शन की स्पीड बढ़ गई। द रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट। इस केस में किसकी क्वांटिटी पे डिपेंड किया? बी की क्वांटिटी पे। हेंस इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे। बिल्कुल, फॉर एग्जांपल NH4NO2, इसका नाम अमोनियम नाइट्राइट। इसको हीट करेंगे तो N2 अलग और ट्वाइस H2O अलग। N2 किस फॉर्म में निकलता है? गैस, और H2 लिक्विड फॉर्म। ये एक एग्जांपल हो गया। फिर H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ I नेगेटिव, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O अलग, ये लिक्विड अवस्था में रहेगा, प्लस हाफ O2 अलग। I नेगेटिव के प्रेजेंस में हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज होता है H2 और ऑक्सीजन में। अब दोनों भी केस में आपको रिएक्टेंट एक ही लग रहा है, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब एक ही रिएक्टेंट रहे तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रहेगी क्या? ऐसा नहीं है। ये रिएक्शन आपने स्टडी की है कहां पर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ना शुरू कर दिया होगा तो SN1 रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड प्लस एक्वस KOH, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, तो एक्वस। रिएक्टेंट कितने हैं यहां पर? 2। प्रोडक्ट क्या बनेंगे? टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब उसके लिए आपकी एग्जैक्ट मैकेनिज्म हो सकता है कुछ लोगों को आती होगी, कुछ लोगों को नहीं आती होगी, लेकिन जब मैं ऑर्गेनिक के वीडियोस अपलोड करूंगा तब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी।
प्लस KBr। तो इसमें किसकी क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो रिएक्शन का स्पीड बढ़ेगा, एक्वस KOH का या टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का। तो इस केस में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है लेकिन रिएक्शन का स्पीड डिपेंड करता है इसके ऊपर, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के ऊपर। इसकी क्वांटिटी बढ़ाओ रिएक्शन का स्पीड नहीं बढ़ेगा, लेकिन इसकी क्वांटिटी बढ़ाओ तो रिएक्शन का स्पीड भी बढ़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, फिर हम डेफिनेशन देखेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की। कर लिया सेव? चलिए अब हम बात करेंगे किसकी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब इसकी डेफिनेशन आपको खुद ही होकर आनी चाहिए। व्हाट इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन? द रिएक्शन in which rate of reaction depends upon the concentration of two reactants. Such reaction is called as second order reaction. अब एक चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जैसे जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, आपको इंटीग्रेटेड फॉर्म में 12th स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं, इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन एज वेल एज उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है। लेकिन सेकंड ऑर्डर इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन वो बीएससी के स्टूडेंट्स को रहती है या डिग्री के स्टूडेंट को। वो डिटेल में सेकंड ऑर्डर ज्यादा डिटेल में वहां पर डिस्कस करूंगा। आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेटेड फॉर्म मिल जाएगा। द रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट्स, such reaction is called second order reaction. A plus B क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट्स। अगर हमने A लिया 100, B भी लिया 100, रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट हो रही है? 30 मिनट में। फिर हमने A लिए 200, B लिए 100, तो रिएक्शन का स्पीड बढ़ गया, मतलब टाइम क्या हो जाएगा? कम। तो रिएक्शन का स्पीड हो गया मान लीजिए 20 मिनट। इनकी क्वांटिटी बढ़ाते ही रिएक्शन का स्पीड बढ़ गया, मान लीजिए हो गया कितना, करो इसको 20 मिनट ही पकड़ लीजिए, क्योंकि वैसे भी अपन समझने के लिए देख रहे हैं। इसका मतलब एक ही क्वांटिटी पे रिएक्शन का स्पीड तो डिपेंड करता है। अब ये लेंगे 200 और ये लेंगे 100, तो क्या बी की क्वांटिटी पर भी रिएक्शन का स्पीड डिपेंड करेगा? अगर बी की क्वांटिटी 200 लेने के बाद में रिएक्शन का स्पीड भी आया 20 मिनट, इसका मतलब जब बी 100 था तब 30 मिनट में रिएक्शन हो रही है, लेकिन जब बी भी 200 हो गया तो 20 मिनट में रिएक्शन हो रही है। इसका मतलब दोनों की क्वांटिटी अगर बढ़ाए तो रिएक्शन का स्पीड बढ़ रहा है और सेम स्पीड से बढ़ रहा है। ओके, अगर हम ये लेंगे 200 और ये भी लेंगे 200, तो अगर जब 100 थे तो रिएक्शन हो रही थी कितने? 20 मिनट में। तो जब 200 लेंगे तब रिएक्शन हो जाएगी 15 मिनट में। क्वांटिटी डबल तो टाइम विल बिकम हाफ। रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी डबल तो टाइम विल बिकम हाफ। चलिए, एक चीज यहां पर नोटिस करने लायक है कि रिएक्शन का स्पीड जितने स्पीड से ए अफेक्ट कर रहा है, ए की क्वांटिटी जितना टाइम को अफेक्ट कर रही है, बी की भी क्वांटिटी उतने ही टाइम से अफेक्ट करनी चाहिए लगभग। मतलब ए अगर 200 तो 20 मिनट में, तो बी अगर 200 तो 20 या 22 मिनट में ही कंप्लीट होनी चाहिए।
दोनों की क्वांटिटी अगर बढ़ाने के बाद, एक की क्वांटिटी पहले ज़्यादा फिर दूसरे की क्वांटिटी बाद में ज़्यादा, उस टाइम पे रिएक्शन का स्पीड टाइम के कंपैरिजन में अगर हम करेंगे, यहाँ पे टाइम के कंपैरिजन में, तो ज़्यादा वेरिएशन नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा रहा तो फिर वो फ्रैक्शनल ऑर्डर में जा सकती है। अब जब फ्रैक्शनल ऑर्डर का एग्जाम्पल दूंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा। फिर इसका एग्जाम्पल ट्वाइस NO2 से होगा ट्वाइस NO प्लस O2। यहां पे रिएक्टेंट कितना है? एक ही है, स्टाइकियोमेट्रिक टर्म मत देखिए, एक ही रिएक्टेंट है, उसके बावजूद भी कौन सी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का मैकेनिज्म शो कर रहा है। तो रेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? K इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 टू द पावर 2। दूसरा एग्जाम्पल H2 प्लस I2 क्या बनेगा? ट्वाइस HI। यहां पर रेट इज इक्वल्स टू, यहां पे रिएक्टेंट एक ही है सेकेंड ऑर्डर, यहां पर रिएक्टेंट दो है फिर भी सेकेंड ऑर्डर। रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट K मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 टू द पावर 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 टू द पावर 1। तो 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना आया? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेव करेंगे। हो गया सेव। तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा? द रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 3 रिएक्टेंट्स या फिर 3 रिएक्टिंग स्पीशीज। अभी हम देखेंगे यहां पर फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। तो फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन ही हम डायरेक्टली देखेंगे। एग्जांपल, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन मतलब द रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज इन द टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, 3/2 या 1.5। जैसे CH3CHO, दिस इज एसिटाल्डिहाइड। डिकम्पोज होगा, बनेगा CH4 प्लस CO। रिएक्टेंट एक ही है, उसके बावजूद भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका आएगा 3/2 इज इक्वल्स टू 1.5। 3/2 मतलब 1.5 मतलब डेढ़ ऑर्डर रिएक्शन। तो इसके लिए रेट कैसे लिखेंगे? रेट इज इक्वल्स टू K इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3CHO टू द पावर 3/2। ये एक एग्जाम्पल हो गया। रिएक्टेंट एक है, उसके बावजूद भी फ्रैक्शनल ऑर्डर। अब एक और एग्जाम्पल लेंगे। H2 प्लस Br2 क्या बनेगा? ट्वाइस HBr। यहां पर रेट इज इक्वल्स टू क्या होगा? मोलर K, पहले तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2। तो H2 और Br2 दोनों में से एक की पावर रहेगी 1 और एक की पावर रहेगी हाफ। तो Br की पावर रहती है हाफ। तो ऑर्डर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1/2, मतलब ऑर्डर इज इक्वल्स टू 3/2, मतलब वही 1.5 फ्रैक्शनल ऑर्डर।
तो A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। तो A अगर 100 लेंगे, B अगर 100 लेंगे, रिएक्शन हो रही है कितने 30 मिनट में। तो A की क्वांटिटी हमने ली 200 और B की क्वांटिटी ली 100। तो रिएक्शन का स्पीड कितना हो गया 20 मिनट। A की क्वांटिटी डबल कर दिए, रिएक्शन का स्पीड 20 मिनट। फिर B लेंगे 200 और A लेंगे 100। तो रिएक्शन का टाइम जो आया वो आया 25 मिनट। मतलब अगर A के कंपैरिजन में फर्स्ट ऑर्डर है तो B के कंपैरिजन में कितना आधा ऑर्डर निकलेगा ना। पिछले एग्जाम्पल में यहां पर देखिए A की क्वांटिटी डबल किए थे तो लगभग सेम टाइम से स्पीड बढ़ाता। B की क्वांटिटी जब डबल किए थे तब भी सेम टाइम से स्पीड बढ़ाता। यहां पर स्पीड तो बढ़ रहा है लेकिन देखिए ना, अगर ये 200 तो 20 मिनट और अगर B 200 तो 25 मिनट। इसका मतलब इट इज अ फ्रैक्शनल ऑर्डर। फ्रैक्शनल ऑर्डर, बस सिंपल। सेव करेंगे, कर लिया सेव। अब हम देखेंगे इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हर बार हम इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड आउट करके एग्जैक्ट मैकेनिज्म पता नहीं कर सकते। तो जैसे जैसे हम इंटीग्रेटेड फॉर्म देखेंगे, इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, वैसे वैसे आपको चीजें क्लियर होंगी। कंसिडर अ रिएक्शन जहां पर A is getting converted into products, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और हमने रिएक्टेंट एक ही रखा है। इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन में A की क्वांटिटी है स्मॉल a और प्रोडक्ट बनने के। यहां पर एक चीज ध्यान में रखें, रिएक्शन शुरू होने के पहले A की क्वांटिटी इतनी, प्रोडक्ट 0। आफ्टर सम टाइम, जब कुछ समय बाद प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएंगे, तो अगर A इज इक्वल्स टू 100 और X इज इक्वल्स टू 40, तो ये कितने बचेंगे, ये बचेंगे A माइनस एक्स एट टाइम t, A माइनस एक्स। 100 माइनस 40 इज इक्वल्स टू A माइनस एक्स की वैल्यू होगी 60। इसको सेव करेंगे तुरंत, हो गया। A माइनस एक्स इज इक्वल्स टू रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, rate is directly proportional to molar concentration of A. And what is order of reaction? The sum of power of concentration terms involved in the rate law expression. तो यहां पर हमें पावर में लगाना पड़ेगा 0। फिर रेट को हम कैसे लिखते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, प्रोपोर्शनलिटी साइन A0, 0 फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, क्या होगा, dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू K0 इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 0। K0 इज क्या है यहां पर, K0 इज रेट कांस्टेंट फॉर
जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कैसे लिखेंगे? dx इज इक्वल्स टू, इफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल्स टू 1, तो ये टर्म क्या हो जाएगी? dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू k0। तो हम dx इज इक्वल्स टू k0 इंटू dt लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, dx इज इक्वल्स टू k0 कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन के बाहर आएगा और ये हो जाएगा dt। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन लेने के बाद x इज इक्वल्स टू k0 इंटू t प्लस c, वेयर c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब आपको उसके लिए थोड़ा सा इंटीग्रेशन आना चाहिए। टू फाइंड वैल्यू ऑफ c we will use initial condition। इनिशियल कंडीशन मतलब रिएक्शन शुरू होने के पहले। रिएक्शन शुरू हुई मतलब t इज इक्वल्स टू 0, शुरू होने की मतलब t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल्स टू 0। रिएक्शन शुरू होने की मतलब प्रोडक्ट बनने के हैं और टाइम कैलकुलेट होने का ही है। रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई मतलब t 0। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर रिएक्शन आगे बढ़ाता हूं। हो गया? चलिए, putting x is equals to 0 and t is equals to 0 in equation 1, इसको हम नाम देंगे equation 1। दिस इज equation 1, यहां पर पुट करेंगे। जीरो इज इक्वल्स टू k0 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस c, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1, तो x इज इक्वल्स टू k0 इंटू t प्लस c इज इक्वल्स टू 0 मतलब खत्म, तो k0 इज इक्वल्स टू x बाय टी। दिस इज द इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फॉर्म फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। वैसे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको कम आएंगे, नहीं के बराबर, लेकिन हाफ लाइफ पीरियड से रिलेटेड आएंगे। हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसका मतलब होता है रिएक्शन एग्जैक्टली आधी होने के लिए जो टाइम लगा उसको बोलते हैं हाफ टाइम या फिर हाफ लाइफ पीरियड। जैसे ए का बन गया प्रोडक्ट, तो ए इनिशियल कंडीशन में रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट 0। अब प्रोडक्ट बन गए 50%। अब ए इज इक्वल्स टू अगर 100 है और प्रोडक्ट बन गए 50,
तो 100 माइनस 50 मतलब कितना बचा 50। a बाय एक्स a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ये क्या रहेगा 100 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 50। तो ये 100 के 50 होने के लिए जो टाइम लगेगा उसको हम बोलेंगे हाफ लाइफ पीरियड। तो a का a/2 होने के लिए कितना टाइम लगा, तो पुटिंग a इज इक्वल्स टू a/2 एंड पुटिंग t इज इक्वल्स टू t हाफ। t हाफ का मतलब हाफ लाइफ पीरियड, t हाफ मतलब हाफ लाइफ। रखो यहां पर k0 इज इक्वल्स टू x की जगह हम x इज इक्वल्स टू a/2, क्योंकि ये 100 के 50 बनेंगे ना यहां पर, तो यहां पर हम a/2 नहीं x/2 लेंगे, x इज इक्वल्स टू a/2 लेंगे। चलिए ये होगा a/2 अपॉन t हाफ। तो k0 इज इक्वल्स टू a/t हाफ इंटू 2। तो t हाफ इधर चला जाएगा, k0 उधर चला जाएगा, तो t हाफ इज इक्वल्स टू a/2 इंटू k0। t हाफ ऐसे निकालेंगे। आपको कौन से फॉर्मूले से, ये वाला जो फॉर्मूला है उससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल हम देखेंगे। हो सकता है एक आध मार्क का क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ ले। सेव करेंगे प्लीज। हो गया। चलिए अब यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। k0 इज इक्वल्स टू क्या है x अपॉन टी। तो x/t इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन क्या रहता है मोल पर लीटर और टाइम क्या रहता है सेकेंड। तो k0 का यूनिट क्या आएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। और अगर रिएक्टेंट्स गैसियस है फॉर गैसियस रिएक्टेंट k0 विल बी इक्वल टू, उसका यूनिट रहेगा एटीएम सेकेंड इनवर्स। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टर्म में हम k0 का अगर यूनिट लिखेंगे k0 इज इक्वल्स टू एटीएम सेकेंड इनवर्स। इसको सेव करेंगे क्योंकि इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम फ्रेश स्लाइड से शुरू करेंगे। स्क्रीनशॉट लो प्लीज। हो गया। चलिए नाउ इंटीग्रेटेड फॉर्म फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कंसिडर अ रिएक्शन। ये डेरिवेशन आपको आ सकता है। अब अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं जो मेरे व्यूअर हैं, तो आपको ये डेरिवेशन एग्जाम में आ सकता है। अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको डेरिवेशन आने के चांसेस कम है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के चांसेस ज्यादा है। लेकिन डेरिवेशन के लिए बीएससी वाले स्टूडेंट्स को ध्यान देना पड़ेगा। कंसिडर अ रिएक्शन, ए इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। इनिशियल कंडीशन ए का कॉन्सेंट्रेशन है स्मॉल ए, प्रोडक्ट अभी बनने के हैं। एट टाइम टी प्रोडक्ट बने हैं एक्स क्वांटिटी में।
तो अगर a इज इक्वल्स टू 100, x इज इक्वल्स टू 40, तो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा? a माइनस एक्स मतलब 100 माइनस 40 मतलब 60। तो हम डायरेक्ट कुछ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? a माइनस एक्स एट टाइम t। a माइनस एक्स। तो फॉर अ रिएक्शन, रेट is directly proportional to molar concentration of A to the power 1। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर है रिएक्शन, तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म में क्या रहेगा? 1। रेट इज इक्वल्स टू dx अपॉन dt, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू आ जाएगा K1 इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, वेयर K1 इज रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ओके, इसको अच्छे से कर लेंगे थोड़ा सा। K1 इज रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहां पर dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू K1 इंटू हम लिखेंगे a माइनस एक्स, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगा? रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन पे। तो हम a ना लिखते हुए a माइनस एक्स लिखेंगे। फिर रीअरेंज करेंगे इक्वेशन को। यहाँ पे न्यूमरेटर वाली टर्म जो है मल्टीप्लिकेशन वाली इक्वल टू के इधर आएगी तो डिनोमिनेटर में आ जाएगी, और डिनोमिनेटर वाला जो dt है उधर साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में। dx अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू K1 इंटू dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। dx अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू K1 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, और dt का इंटीग्रेशन लेंगे। ये टर्म आ जाएगी यहाँ पर माइनस लॉग ऑफ a माइनस एक्स। अब ये dx अपॉन a माइनस एक्स ये फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए। इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस लॉग ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू K1 मल्टीप्लाइड बाय t प्लस c, वेयर c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। To find the value of c, we will use initial condition। तो इनिशियल कंडीशन मतलब क्या? x इज इक्वल्स टू 0, t इज इक्वल्स टू 0। रिएक्शन शुरू होने की है मतलब टाइम 0, रिएक्शन शुरू होने की है मतलब प्रोडक्ट बनना शुरू होने के है मतलब x इज इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? चलिए, क्या आई थी हमारी इक्वेशन? माइनस लॉग ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू K1 इंटू टी प्लस सी। अब x इज इक्वल्स टू 0 एंड t इज इक्वल्स टू 0, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 0 एंड
t इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ऑलरेडी ऊपर लिखी हुई है, माइनस लॉग ऑफ a माइनस 0 इज इक्वल्स टू k1 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस c की वैल्यू पता करनी है, तो ये आ जाएगा माइनस लॉग a माइनस 0 a इज इक्वल्स टू k1 इंटू 0 0, तो ये आ जाएगा c, डायरेक्टली लिखा है। तो इसको हम लिखेंगे c इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ a। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, वैल्यू ऑफ c is equals to minus log a in equation 1, minus log a minus x is equals to k1 into t minus log a। अब ये माइनस लॉग ए की टर्म जो है वो इधर साइड लेके आएंगे, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। माइनस वाली टर्म है, इधर आके आ जाएगी प्लस लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ ए माइनस एक्स। अब कुछ लोग क्या करते हैं, ये माइनस लॉग ए जो है ये इधर लिख देंगे ऐसा, ओके, प्लस करके ये टर्म इधर लिख देंगे, फिर और कंफ्यूजन आता है। ऐसा नहीं, ये सिंपल ट्रिक है। माइनस लॉग ए को सीधा इधर लिखो, k1 इंटू टी, तो ये किस तरीके से दिखेगा, लॉग ऑफ a अपॉन ए माइनस एक्स। माइनस का साइन हटाएंगे तो ये a माइनस एक्स डिनोमिनेटर में चला जाएगा, k1 इंटू टी। तो k1 इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is equals to 1 by t into log of a upon a minus x। अब कॉमन लॉग है, सॉरी नॉट नेचुरल लॉग है, तो कॉमन लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो k1 इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। इस फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल हम बाद में सॉल्व करेंगे। उससे पहले क्या लिखेंगे, दिस इज द इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ, दिस इज फॉर्म of rate constant for first order reaction। चलिए, यूनिट क्या आ जाएगा k1 का, यूनिट ऑफ k1 इज इक्वल्स टू 2.303, टाइम को लेंगे हम सेकेंड में, तो सेकेंड आ जाएगा नीचे, लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बोला ना, तो कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर अपॉन नीचे वाली टर्म भी आएगी मोल पर लीटर। अब ये मोल पर लीटर माइनस मोल पर लीटर, वो यूनिट जो है वो थोड़ी बदलेगा, सेम ही रहेगा, तो ये हो जाएगा कैंसल। तो k1 का यूनिट रहेगा सेकेंड इनवर्स। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज सेकेंड इनवर्स। और अगर गैसियस रिएक्शन है फॉर गैसियस रिएक्शन, उसमें भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैंसल। फॉर गैसियस रिएक्शन भी k1 इज इक्वल्स टू सेकेंड इनवर्स। ये हो गया। फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ
टाइम कैसे निकालते वो देखेंगे। सेव करो, ले लिया। हाफ लाइफ for first order reaction. To find out the half life of first order reaction, हम इस्तेमाल करेंगे x की जगह पर लेंगे हम x is equals to a by 2, t is equals to t half। जैसे A is getting converted into product। शुरुआत में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A, प्रोडक्ट का 0, थोड़ी देर बाद प्रोडक्ट कितने बने X, तो ये कितने बचेंगे A माइनस एक्स। तो हम यहां पर A माइनस एक्स ना लिखते हुए 50% बने ना, अगर A इज इक्वल्स टू 100 तो ये 50 बचेंगे और ये 50 बनेंगे। तो यहां पर हम रखेंगे x इज इक्वल्स टू ए बाय 2 और आधा रिएक्शन होने के लिए टाइम आधा लगना पड़ेगा, ऐसा अज्यूम करके चलेंगे। तो यहां पर K1 इज इक्वल्स टू कितना है 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ A अपॉन A माइनस एक्स। ठीक है, फिर K1 इज इक्वल्स टू 2.303, T की जगह पर हम लिखेंगे T हाफ और लॉग ऑफ A अपॉन A माइनस एक्स की जगह पर हम लिखेंगे A बाय 2। इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। तो यह आ जाएगा K1 इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T हाफ इंटू लॉग ऑफ A अपॉन क्या आ जाएगा यहां पर A माइनस A बाय 2। इसको डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं, ट्वाइस A माइनस A अपॉन 2 इज इक्वल्स टू A बाय 2। तो ये जो डिनोमिनेटर वाली जो टर्म है इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट आ जाएगा A बाय 2। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलिए। तो डिनोमिनेटर में हम लेंगे A बाय 2, K1 इज इक्वल्स टू 2.303 T हाफ लॉग ऑफ, इसको रीअरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ 2। फिर T हाफ को इधर ले लेंगे, ये हो जाएगा 2.303 अपॉन K1 इंटू लॉग ऑफ 2। तो लॉग ऑफ 2 की वैल्यू क्या आती है समथिंग 0.3010, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा T हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन K1। दिस इज द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेव। हो गया, चलिए। तो अगले वीडियो में जो न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करने वाले हैं वो इन फॉर्मूले से रिलेटेड रहेंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन K0 इज इक्वल्स टू एक्स बाई टी, टी हाफ इज इक्वल्स टू A अपॉन 2 इंटू K0, और फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन K1 इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस 10 ऑफ A अपॉन A माइनस एक्स, और T हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन K1। ये फॉर्मूले हमने ऑलरेडी आज के ही वीडियो में देखे, इनका स्क्रीनशॉट लेंगे। यहां पर ये वीडियो खत्म होता है। अगले वीडियो में हम जो फॉर्मूलेस आपके स्क्रीन पर अभी लिखे हुए उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और
कुछ लोगों को हो सकता है डाउट्स आए तो वो बोलेंगे कि सर मॉलिक्यूलैरिटी इसी वीडियो में कवर क्यों नहीं किया। तो लेट मी टेल यू, हर टीचर, कुछ टीचर्स पूरा बुक का ही पैटर्न फॉलो करते हैं और कुछ टीचर्स बुक का पैटर्न फॉलो ना करते हुए चीज़ों को अपने हिसाब से लिंक करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, तो वो डिपेंड करता है टॉपिक पे कि मुझे बुक के हिसाब से चलना है या मुझे टॉपिक्स को लिंक करना है। इस हिसाब से देखा जाए तो मैंने मॉलिक्यूलैरिटी यहाँ पर लिंक नहीं की। मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इसको सेव करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। स्क्रीनशॉट लेंगे प्लीज़।